वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग। जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें राधे राधे, और आपकी गार्जियन बंधु को भी राधे राधे, और तो और आपकी गार्जियन बंधु को भी मेरे तरफ से सलाम और प्रणाम है। लेट्स गो टू स्टार्ट दिस सेशन। दिस सेशन इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर पार्ट 2 एंड द यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज कंप्यूटर बस और बस आरटी के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है भाई कंप्यूटर बस? ये वही बस है क्या जिसमें, एक मिनट, ये वही बस है क्या जिस बस में कोई सवार अपने सवारी को फिल करते हुए, है ना, दूसरे जगह जाता है? क्या वही है? क्या वही है क्या सर? थोड़ा सा बताइए। हम बोलेंगे बिल्कुल बताएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात दरअसल ये है कि बिल्कुल उसी बस बस के सेंस में समझना है। यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटर बस, या इसको कह सकते हैं बस आर्किटेक्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बस आर्किटेक्चर कह सकते हैं। थोड़ा गौर से पढ़िएगा, समझिएगा। कंप्यूटर बस कहिए या बस आर्किटेक्चर कहिए, ये क्या होता है थोड़ा सा इसको पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिएगा, कंप्यूटर में बस एक संचार प्रणाली है। भाई संचार प्रणाली मतलब यानी किसी चीज़ को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजने की एक प्रक्रिया है। आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ तक ये लाइनें समझ में आ गई। यानी कंप्यूटर बस कहिए या बस आर्किटेक्चर कहिए, यानी ये कंप्यूटर का भाग है। भाई ये क्या करता है? ये सीपीयू के अंदर मौजूद ये कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो क्या करता है, संचार प्रणाली को, सुनिएगा ध्यान से, कंप्यूटर में बस एक संचार प्रणाली है। यानी यूँ समझ लिए तो ये एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है सीपीयू के अंदर जो कहीं ना कहीं से किसी सूचनाओं का संचार करता है, किसी सूचनाओं को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में शेयर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विभिन्न घटकों के बीच डेटा, यानी कि जो कुछ भी हम लोग डेटा उसमें रखते हैं, है ना, पते और नियंत्रण संकेतों को ले जाती है। यानी कि मान के चलिए कि कोई एड्रेस वगैरह हम डालते हैं, तो एड्रेस को या फिर कोई डेटा को स्टोर करके हम रखना चाहते हैं तो वो, या फिर मान के चलिए कि जो भी हम लोग करते हैं, अदरक लहसुन प्याज, जो कुछ भी हम सीपीयू के माध्यम से अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इन सारे चीज़ों का संचार प्रणाली है ये। बोले तो तरीका का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने का प्रक्रिया है, या यूँ समझ लीजिए तो किसी चीज़ को स्टोर करने का, उसको बढ़िया से सजो कर रखने की एक प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आखिर इसका नाम कंप्यूटर बस या बस आर्किटेक्चर क्यों रखा गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसका नाम बस से रिलेट किया गया। हालांकि ये वही बस जिस बस में हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग सफ़र करते हैं। यानी जिस बस पर बैठते हैं और जिस बस पर बैठने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ से हमें पटना ले चल के चलो, या पटना से हम लोग को कुशीनगर ले चलो, या कुशीनगर से अहमदाबाद ले चलो, या अहमदाबाद से मान के चलो कि उत्तर प्रदेश ले चलो, मतलब पूरा दुनिया घुमाओ। तो जिस बस के माध्यम से हम एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो बस हमें क्या करता है, कहीं ना कहीं से परिवहन कराने का काम करता है, कहीं ना कहीं से हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या ढोने का काम करता है। उसी तरीक़े से ये संचार प्रणाली का काम कौन करता है? बस आर्किटेक्चर या कंप्यूटर बस, है ना। इसे डाटा हाईवे भी कहा जाता है भाई, इसे डाटा हाईवे भी कहा जाता है। कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं बस आर्किटेक्चर या कंप्यूटर बस को और किस नाम से जाना जाता है, तो भाई डेटा हाईवे के नाम से, डायरेक्ट डेटा हाईवे इसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है ना। आप सुनिएगा, क्योंकि यह कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि सीपीयू, सुनिएगा, सीपीयू, मेमोरी और आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच डेटा के प्रवाह को सक्षम बनाता है। यानी मान के चले कि इनपुट आप कितना दे रहे हैं, फिर उतना ही स्पीड में आपको आउटपुट भी तो चाहिए। तो इन दोनों के बीच की प्रक्रियाओं को संचालन करने का काम ये करता है। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ समझते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर बस और बस आर्किटेक्चर के बारे में समझ लीजिए। सीपीयू के अंदर मौजूद, यहाँ पर आप देखे होंगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला करके एक आईसी बनाया गया, है ना। ये तो आप जानते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड, इस बोर्ड में देख रहे हो ना, यहाँ पर इस सर्किट को इस सर्किट से जोड़ने के लिए क्या किया गया है, इस तरीके से रास्ते बनाए गए हैं, और फिर ये जाकर इस सर्किट से जुड़ा है, फिर इसी तरीके से ये सर्किट जाकर के इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया? इंटीग्रेटेड पैरेलल सर्किट हो गया। यानी यूँ समझ लिए तो ये चिपका हुआ होता है, यानी कि एक कार्ड होता है जिस कार्ड पर ये बिल्कुल चिपका हुआ रहता है।
आप उसमें ये देख करके इसको डिजाइन नहीं समझिएगा कि वाह कितना बढ़िया डिजाइन बनाया है। इसको डिजाइन नहीं समझना है, इसको ये समझना है कि यह क्या है ना कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर सूचनाओं का हस्तांतरण करने की कोई प्रक्रिया बनाई गई है तो कहीं ना कहीं से इसी के अंदर मान के चलो एक पतला सा तार है जिसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया गया है और बिल्कुल प्लेट पतला सा बना दिया गया है जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ा जाता है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन से जोड़ा जाता है और ये सब कुछ मिल करके एक कार्ड तैयार होता है, एक मदरबोर्ड तैयार होता है जिस मदरबोर्ड की सहायता से हम अपने सीपीयू को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ सुनिएगा कि ये जो है ना देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे ये क्या दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से किट दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे सर्किट दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन का एक जैक दिखाई दे रहा है जो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से किस तरीके से जोड़ा गया है और किस तरीके से एक साथ मिल करके है ना, जिस तरीके से हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं बिलियनों सारी कोशिकाएं मिल करके एक साथ है ना किसी काम का अंजाम देती है, यानी उत्तक का निर्माण करती है और बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग और अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं, यानी यूँ समझ लीजिए तो हमारे उत्तक मिलकर के किसी काम को अंजाम देते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट एक दूसरे से जुड़ करके एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन का डील करते हैं। ये हो गया क्या चीज़, पैरेलल बस आर्किटेक्चर, यानी कि एक दूसरे से लगा हुआ सटा हुआ और चिपका हुआ है। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पर जो ये बोर्ड बना हुआ है इस बोर्ड के ऊपर आप देखिएगा कि कभी कभी हम लोग हार्ड डिस्क को लगाते हैं, लंबा हार्ड डिस्क 1 2 3 है ना, मान के चलिए लगा देते हैं, या कोई ऐसा अलग से बाहरी कोई डिवाइस लगाते हैं जो वो डिवाइस में भी कोई इंफॉर्मेशन को इनपुट करना होता है हमें, है ना, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से इसी मान के चलिए कि इसी बोर्ड के माध्यम से ये सीपीयू के बाहरी भाग में रहता है ना, ये सीपीयू के बाहरी भाग में रहता है। यहाँ पर मान के चलिए हम या तो इसके अंदर हम मान के चलिए अगर साउंड बजाना है तो यहाँ पर साउंड का पिन लगा देते हैं, यहाँ पर यूएसबी मान के चलिए कि यूएसबी बना दिया है ना, यूएसबी के लिए बना देते एक यूएसबी खोस दिए मैंने इसमें लगा दिया और एक साउंड के लिए पिन लगा दिए। यहाँ पर मान के चलिए कि हम किसी डेटा को इसमें इसके अंदर डाल रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं तो इन्हीं के माध्यम से कोई ऑप्शन निकाला हुआ रहता है सीपीयू के बाहरी भाग में, वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद। तो बाहरी भाग में निकाला गया रहता है तो होता ये है कि हम कुछ भी अगर कमांड देते हैं कीबोर्ड या माउस के माध्यम से तो ये इसी सिस्टम के दौरान हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर यानी आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। तो ये हो गया क्या चीज़, बस आर्किटेक्चर का पैरेलल यानी चिपका हुआ कार्ड। लेकिन इसके ऊपर भी एक अलग से डिवाइस लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये मान के चलो कि ढेर सारा आईसी एक दूसरे से लगा हुआ सटा हुआ है कि नहीं है, देख रहे हो ना, ये लगा हुआ सटा हुआ है ना, लगा हुआ। लेकिन देखो ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला भाग आप देखिएगा यहाँ पर कार्ड लगता है अलग से, मान के चलिए हार्ड डिस्क लगा दिए 1 TB 2 TB का है ना, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब लगता है ना, हार्ड डिस्क लगता है। ये क्या करता है ना, हार्ड डिस्क एक तरीके का कैपेसिटर होता है जिसमें आप चाहें तो जितना का चाहें उतना का एसएसडी हार्ड डिस्क वगैरह ये सब लगवा सकते हैं। अलग से डिवाइस लगता है जो ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होता है और ये जब लगता है ना तो उस कंप्यूटर की स्टोरिंग पावर को हम बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो अलग से लगता है, जो अलग से लगता है वो हो गया मैंने अलग से हार्ड डिस्क, हार्ड ये हो गया हार्डवेयर, ये हो गया हार्डवेयर बस आर्किटेक्चर और ये हो गया पैरेलल चिप बस आर्किटेक्चर, यानी कि एक दूसरे से लगा हुआ ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है बाबू, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। हाँ, रानी कुमारी का कहना है कि गुरुजी डीएलएड का क्लास चलाइए, बिल्कुल चलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है कि जब एडमिट कार्ड, हालांकि 10 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की नोटिफिकेशन आई थी, बट अभी पता नहीं। अच्छा एक बात हमको थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्या एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि 10 बजे टाइमिंग थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। जो टाइमिंग आई थी वो 10 बजे AM से है ना, आज ही है ना, आज कितना तारीख है, 20 अगस्त है ना, 20 अगस्त है ना, 20 अगस्त डाउनलोड एडमिट कार्ड। कितने लोगों ने डाउनलोड किया? नो सर, नो सर, नहीं हो रहा है सर। हाँ तो देखिए कहने का मतलब है ना कि मान के चलिए इस तरीके का तो इन्फॉर्मेशन आ गया है, बट देखिए क्या होता है, अगर जेन्युइन होगा तो ठीक है, अन्यथा अगर जेन्युइन नहीं होता है
एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब चूँकि क्या है ना कि बात दरअसल ये है ना कि आजकल क्या ही बताएं, मतलब एआई का ज़माना है और इसमें बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। मतलब यहाँ तक कि इवन मान के चलिए बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट है उसको भी क्रैश करने वाले क्रैश कर दे रहे हैं, है ना। जैसे बिहार जीविका का साइट क्रैश हुआ था, फॉर्म भरना लगातार जब शुरू हुआ था तो एक एक दिन के लिए साइट क्रैश हो गया था, फिर उसके बाद से उसको ठीक किया गया। तो कुल मिला जुला करके कुछ ऐसे ऐसे मान के चलिए कि एआई के थ्रू न्यूज़ को अपडेट किए जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के ही थ्रू उस चीज़ को आउटपुट के रूप में दिखाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद एडमिट कार्ड आ गया है ना। लेकिन हाँ, हालांकि उसका कहीं ना कहीं से मेनू भी खुल रहा है और लग रहा है कि यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरना है, बट पता नहीं ये इंफॉर्मेशन 100% जेन्युइन है, सही है या नहीं है। हालांकि अमित सर इस पर लाइव क्लास लेकर के आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं और उन्होंने बताया है कि हाँ अब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है। लेकिन मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आ गया है तो डाउनलोड अगर किए हैं तो हमें बताइए, सूचित कीजिए, तब जा कर के हम 100% कंफर्म हो जाएंगे। अन्यथा अगर नहीं आया है तो 1-2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है कि आयोग नोटिफिकेशन पहले दे दिया हो, पीछे से लिंक एक्टिव कर हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अमित सर भी इसलिए उन्होंने ये न्यूज़ पर पूरी तरीके से 100% फेथ करके और विश्वास करके इसलिए पूरी तरीके से इस बातों को आपके बीच शेयर कर दिया, क्योंकि जब सरकारी रिजल्ट.com, जो कि वहाँ पर कोई झूठी बातें नहीं होती है, इंडिया रिजल्ट.com जहाँ से एडमिट कार्ड वगैरह किसी भी तरीके का किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एडमिट कार्ड जहाँ से जारी किए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा, उन्होंने भी देखा कि हाँ एडमिट कार्ड आज 10 बजे प्रसारित कर दिया जाएगा। अब लिंक एक्टिव सुन लिख रहा है और आज ही के डेट था, तो अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो फिर इसमें कुछ कहना उचित नहीं है ना। तो मैं भी श्योर पूरी तरीके से नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर डैट एडमिट कार्ड हैज़ कम और नॉट, बट नो प्रॉब्लम, प्लीज़ ट्राई टू कंटिन्यू विथ बिहार डीएलएड कंपटीशन एग्ज़ाम। ऐसा है कि आप लोग बिहार डीएलएड कंपटीशन की जो तैयारी करने में आप लगे हुए हैं तो रेगुलर बने रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए हमको 2 जगह थोड़ा-सा डाउट हो रहा है। थोड़ा-सा मैं इस चीज़ को यहीं पर रोक करके थोड़ी-सी बातें बता रहा हूँ। बिहार डीएलएड की जहाँ तक बात है ना बाबू, मेरे को 2 जगह डाउट लग रहा है। सबसे पहला बात कि हमने एक्स अकाउंट पर देखा, एक्स बोले तो ट्विटर अकाउंट पर। मैंने ट्विटर अकाउंट पर देखा तो उस पर बिहार बोर्ड के आयोग के तरफ से कोई नोटिफिकेशन वाली कोई ओरिजिनल सूचना हमको नहीं दिखाई दी। हालांकि हम और अमित सर इस पर बात भी किए, क्या किया जाए। दूसरा एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान करके चलिए कि अगर आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया तो ठीक मान के चलिए कि ठीक 5 दिन बाद कैसे एग्जाम ले लेगा, यहाँ पर हमको डाउट लग रहा है। मान के चलिए कि 20 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया, फिर 5 दिन के बाद यानी कि 5 दिन के अंदर ही एग्जाम कैसे ले सकता है भाई, है ना। आशा कुमारी कह रही है कि मोदी अचानक हमला करता है जैसे कि पाकिस्तान हमला करता है, बकलोल कहीं की। अरे यार मेरे कहने का मतलब कि आज 20 तारीख है, मान लो ठीक है एडमिट कार्ड आ गया, तो ठीक 5 दिन बाद 26 अगस्त कैसे एग्जाम लेना संभव हो जाएगा। मैं यही अभी डाउट में हूँ, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी भी डाउट में हूँ, और ऐसा बात नहीं है, मेरे साथ साथ ज्ञापन एकेडमी की पूरी टीम डाउट में है कि खैर बोलने के लिए तो बोला गया है। हालांकि न्यूज़ तो ऐसा देखने को लगा कि एकदम बिल्कुल ही हूबहू ओरिजिनल है, और जैसे कि ऑफिशियल साइट से, हालांकि DLEDBihar.in पर जाने के बाद भी आप देखेंगे खोल करके तो आपको दिखाई देगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जो कहीं ना कहीं से जहाँ से डाउट उत्पन्न हो रहे। खैर बहरहाल वो छोड़िए, अब हम लोग ये चीज़ें समझें कंप्यूटर बस और बस आर्किटेक्चर के बारे में, है ना। ये चीज़ें समझ गए तो अब आगे बात करते हैं। देखिए बस के जो प्रकार होते हैं, यानी जो कंप्यूटर बस होते हैं या बस आर्किटेक्चर होते हैं, उनके कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहला बात, मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं जो इंटरनल के अंदर आते हैं। इंटरनल के अंदर 3 प्रकार होते हैं। देखिए जानते हैं
इंटरनल बस या सिस्टम है। देखिए हम लास्ट में बात करेंगे डिलेट के रिगार्डिंग, अभी थोड़ा सा इस पर गौर कर लीजिए। यहाँ इंटरनल बस कहिए या सिस्टम बस कहिए, यह 3 प्रकार के होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक को कहेंगे डेटा बस, एक कहेंगे एड्रेस बस, एक को कहेंगे कंट्रोल बस। चलिए तीनों के बारे में एक एक करके बढ़िया से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंटरनल बस के प्रकार, यानी कि डेटा बस। यह बस वास्तविक डेटा को एक घटक से दूसरे घटक तक भेजता है। यानी कि मान के चलिए कोई इंफॉर्मेशन की इन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद एक माध्यम से दूसरी माध्यम में, या दूसरी माध्यम से फिर उसके पहले वाले माध्यम में, ये कहीं ना कहीं से दोनों दिशाओं में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि डेटा बस या बस वास्तविक डेटा को यानी ओरिजिनल डाटा को एक घटक से दूसरे घटक तक पहुंचाने का काम करता है। यह बस दोनों दिशाओं में, यानी कि अगर एक बिंदु से दूसरी बिंदु में ले गया तो फिर इसी बिंदु से इसी बिंदु पर भी ला करके छोड़ेगा। मतलब कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं एड्रेस बस का। तो यह बस उस एड्रेस को दर्शाती है जहाँ डेटा भेजा या प्राप्त किया जाएगा। सुनिएगा, एड्रेस बस क्या है? माने ये एड्रेस बस क्या करता है कहीं ना कहीं से कि उस जगह को दर्शाती है जिस जगह पर, अच्छा मान के चलिए जब हम लोग बस पर चढ़ते हैं तो बस पर चढ़ने के बाद बस कहीं ना कहीं से 2-3 देखिए उसके मान के चलिए अब हम लोग के मान के चलिए कि यहाँ जिस ज़िले से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर तो लग्जरी बस है नहीं। आप दिल्ली या कोलकाता में चले जाइए तो जहाँ वहाँ की जो बसें चलती हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से एक एड्रेस चार्ट दिखाई देगा। माने बस में जब आप बैठेंगे ना तो बस के ठीक सामने वाला जहाँ पर चालक होता है गाड़ी चलाते है उसके जस्ट पीछे वाला जो है ना एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता है और डिजिटल में लिखा रहता है, माने डिजिटल में ही लिखता है कि अब जो अगला जो है ना जहाँ पर हमारा रुकाव जहाँ ठहराव आने वाला है बस का वो है ये जगह, माने फलाना जगह है, ढेकाना जगह है, चिलाना जगह है। तो जो भी अदरक लहसुन प्याज जो भी जगह का नाम होते हैं ना, XYZ जो भी जगह के नाम होते हैं उस XYZ का नाम दर्शा देता है। या फिर दूसरे शब्दों में हमारी दूसरी एग्जाम्पल को समझ लीजिए, जैसे कि जब आप दिल्ली जाते हो, कोलकाता जाते हो, इवन पटना में भी शायद मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गई है। जब आप मेट्रो में सफ़र करेंगे तो आपको जानते हैं क्या दिखाई देगा कि जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हो ना तो वो स्टेशन आने से पहले उस पर एड्रेस दिखाई दे देगा कि अब जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है ये स्टेशन आने वाला है। यात्रीगण ध्यान दीजिए कि अब जो एड्रेस आने वाला है ये आने वाला है, यानी कि वो जगह आने वाला है। अगर जिसको उतरना है वो उतर जाएगा, है ना, और जिसको नहीं उतरना उसके अगले स्टेशन उतरेगा। तो उसी तरीक़ा से जो इंटरनल बस के अंदर यानी कि उस बोर्ड के अंदर एक एड्रेस बस होता है। ये बस क्या करता है ना, एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस को दर्शाता है ना, जहाँ डेटा भेजा या प्राप्त किया जाएगा। यानी कि मान के चलो कि हम कोई भी डेटा को भेजते हैं तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है उस डेटा को, क्या करता है कहीं ना कहीं से डेटा को भेजा या प्राप्त करता है, मैंने भेजा या प्राप्त किया जाता है, सॉरी, है ना। एड्रेस बस या बस उस एड्रेस को दर्शाता है जहाँ डेटा को भेजा या प्राप्त किया जाते हैं। यानी हम कोई भी चीज़ें डेटा को भेजते हैं तो भेजा या प्राप्त कर, सॉरी यार भेजा बार बार हम कर रहे हैं, जहाँ डेटा भेजा या प्राप्त किया जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, एड्रेस बस इस तरीके से डेटा बस सिर्फ एक डेटा को दूसरे माध्यम में और दूसरे से फिर पहले माध्यम में भेजता था। अब ये क्या करता था कि जहाँ पर ये जा रहा है ना, मान के चलो कि ए माध्यम से बी माध्यम पर जा रहा है तो बी का एड्रेस मान के चलो ए से उठ करके बी पॉइंट पर गया तो बी एक एड्रेस बन गया कि नहीं बन गया। तो ये कहाँ जाता है, एक एड्रेस पर जाता है, एक पता, माने किस जगह पर हम ले जा करके कहाँ पर हम अपने फाइल को सेव कर रहे हैं। तो ये एड्रेस बस का काम होता है। और ये कहीं ना कहीं से एड्रेस बस उस डेटा को रखने का एड्रेस और प्राप्त करने का या फिर भेजने का एड्रेस, वहाँ से हमें क्या होता है, सूचना प्राप्त होती है। अच्छा, कंट्रोल बस क्या होता है भाई? कंट्रोल बस, यह बस विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिग्नल, मान के चलिए कि अब ये कंट्रोल होनी चाहिए, ये सीपीयू को इंफॉर्मेशन देता, हाँ कोई कुछ लगाया है ना, तो क्या करूं मैं, इसको कंट्रोल करूं? हाँ, सीपीयू कहता है हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे कि हम पिन लगा रहे हैं साउंड बजाने के लिए, चाहे कि हम यूएसबी लगा रहे हैं, जो कुछ भी लगा रहे हैं, तो ये कंट्रोल बॉक्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह बस सीपीयू को बताती है, देख रहे हैं ना, सीपीयू को बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि ये जो है ना कंट्रोल बस ये सीपीयू को बताती है। ये बात को कंट्रोल कर लीजिएगा, है सीपीयू को बताती है कि डेटा को पढ़ना है या लिखना है या ऑपरेशन कब पूरा किया जाएगा।
यानी पूरी तरीके से मान के चलो कि हमने यूएसबी लगा दिया या पेन ड्राइव लगा करके हम वीडियो या फोटो को डाल रहे हैं, तो इसको क्या करना है, ये सीपीयू यानी सीपीयू साहब से पूछता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि जिसके अंदर सभी चीज़ें हैं। तो सीपीयू साहब से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, तो बोला ठीक है उसको स्टोर कर लो, या ठीक है मेरे को दे दो उसको, हम उसको सही जगह पर रख लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं से कंट्रोल बस का काम क्या होता है, ये सीपीयू के साथ मिलकर के काम करना होता है। अब आइए आगे बात करते हैं एक्सटर्नल बस या पेरिफेरल बस कहते हैं। ये एक्सटर्नल बस को पेरिफेरल बस के भी नाम से जानते हैं। यह वह बस है जो कंप्यूटर के मुख्य घटकों अर्थात सीपीयू, रैम और अन्य इंटरनल डिवाइस को बाहरी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर आदि से जोड़ता है। मतलब कि आप समझ रहे हैं ये क्या कहना चाहता है। मैंने एक्सटर्नल बस या पेरिफेरल बस वो होता है जो कहीं ना कहीं से मान के चले कि अगर सीपीयू है, ये सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मान के चले कि जितने भी अंदर की उसके सामान हैं सीपीयू के अंदर, मान के चले एएलयू है, पीयू है, या जो भी मान के चलो कि एक बोर्ड है, एक कार्ड है, जिस कार्ड से हमारे इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस सीपीयू के साथ हम कीबोर्ड भी तो लगाए हैं, इस सीपीयू के साथ हम एक माउस भी तो लगाए हैं, और इस सीपीयू के साथ एक चलिए सॉरी बाबू, थोड़ा देर के लिए हम समझाने में लग गए ना, तो बात दरअसल ये है ना, कंप्यूटर देखिए मैं क्या है ना कि बड़े ही सोच समझ के इत्मीनान से एकदम 100% उस पर फोकस करके कि मैंने ये बिल्कुल बिहार जीविका में ये 10 नंबर में 10 नंबर दिला ही देना है, बिल्कुल बड़े ही मतलब डीपली अध्ययन करके मैं आप सभी के बीच हर एक कंसेप्ट को, हर एक लाइन से जो मैं ऑब्जेक्टिव अगले दिन लेकर के वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ। जरा गौर कीजिएगा, मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया था, सुनिएगा ध्यान। अम्मा बार बार नींद से जाग रहा है, सर्दी खांसी अभी भी है। रात भर राहत के लिए विक्स लगाओ। इसमें है कुदरती तत्व जैसे कपूर और नीलगिरी तेल। लल्ला लल्ला लोरी, विक्स लगाना है जरूरी, सर्दी खांसी जाएगी, रात भर राहत आएगी। विक्स भी पूरा पढ़ाया था, सुनिएगा ध्यान से। मैंने यही चीज़ पढ़ाया था कि एक शायद हो सकता है कि यहाँ से मेरी आवाज़ कट रही हो। एक्सटर्नल बस या पेरिफेरल बस यह वह बस है जो कंप्यूटर के मुख्य घटकों अर्थात सीपीयू, रैम और अन्य इंटरनल डिवाइस को बाहरी डिवाइस से जैसे कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर आदि से जोड़ता है। यानी कि सीपीयू के अंदरवा से बाहर निकलने वाला जो दिखाई देगा, जिसमें किसी में यूएसबी लगेगा, किसी में पिन लगेगा, तो किसी में माइक का जैक लगेगा, तो किसी में कुछ, तो किसी में कुछ VGA केबल लगेगा, यही सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं से ये एक्सटर्नल बस या पेरिफेरल बस का ये होता है ना सिस्टम। हमेशा याद रखने वाली बात है कि इंटेल 4004 विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। भाई सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछ दे कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या, तो इंटेल 4004। इसमें
लगभग 2300 ट्रांजिस्टर थे। है कितने? 2300, 2300 ट्रांजिस्टर थे। ये बात याद रखने वाली बात। आज की प्रोसेसरों में इसकी तुलना में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आते हैं। कैसे? काहे कि जब आप देखते हो ये वाला, देख रहे हो ना, इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है? देख रहे हो ना, इसको चिपका दिया गया है, बिल्कुल बनाया है ना, एक परत बना दिया गया है। लेकिन अब आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आज के डेट में उससे भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हैं, लेकिन वो जगह भी कम ले रहे हैं और बहुत अच्छा तरीके से उसको सेटिंग भी बैठा दिया जा रहा है इंजीनियर के थ्रू। यहाँ पर देखिएगा यूपीएस की बात करें, है ना, तो इसको हम बोल सकते थे अनइंटरप्टिबल, है ना, पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं यूपीएस, एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत बंद होने या उतराव चढ़ाव होने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बैकअप पावर प्रदान करता है, जिसमें वे कुछ समय तक कार्य करते हैं। यानी कंप्यूटर पर जब हम लोग काम करते हैं, तो कंप्यूटर पर जब हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है ना, लाइट के तो भरोसे नहीं। ख़ास तौर से बिहारी आदमी हम लोग, और बिहार में भी देहात के रहने वाले, अगर वो लाइट पर भरोसा करके और कंप्यूटर पर अपना फॉर्म भरे या कोई क्लास चलाए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है बाबू, कबो नहीं संभव हो सकता। काहे कि यहाँ बिहार की जो लाइट है ना, बिहार की लाइट, अगर थोड़ा सा भी शब्द सुनेगा कि कहीं रीजनल मेला है, तो उससे 50 किलोमीटर दूर से ही लाइट, यानी वहाँ से पावर काट देगा। उस 50 किलोमीटर के एरिया में लाइट 2 दिन के लिए गायब हो जाएगा। ये बिहार का दशा है ना। अगर मालूम चलेगा कि थोड़ा सा 2 बूंद बारिश हो गई या थोड़ा सा हवा का रुख बदल गया, मतलब थोड़ा सा हवा तेज चल गई, एक दिन लाइट कट जाएगा। थोड़ा सा बारिश आने पर लाइट कट जाता है, थोड़ा सा हवा तेज बहने पर लाइट कट जाता है। मालूम चलेगा कि कोई त्यौहार है, वो त्यौहार के अवसर पर लाइट काट दिए जाते हैं। पता चला कि जैसे कि अगर आपके क्षेत्र में कोई मेला है तो भी लाइट काट दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके क्या होता है, लाइट पर लाइट काटे जाते हैं। तो अब क्या करेंगे आप ज़रा सोचिए कि जब आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर डेस्कटॉप के साथ एक यूपीएस मिलता है। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। यानी कि इसका काम यही होता है ना कि जब लाइट कटता है तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा के लिए, वो कैपेसिटी के हिसाब से कितना आप एम्पियर का ले रहे हैं यूपीएस, कितना कैपेसिटी का ले रहे हैं। क्योंकि देखिए बैटरी के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है, देखिए बैटरी तो सभी 12 वोल्ट के ही होते हैं, लेकिन उसमें कितना एम्पियर का आप ले रहे हैं। कोई होता है 80 एम्पियर का, कोई होता है 180 एम्पियर का, कोई होता है 250 एम्पियर का, कोई होता है 350 एम्पियर का। तो भाई बैटरी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि अगर आप बैटरी जो 80 एम्पियर का ले रहे हो, तो 80 एम्पियर अगर 1 घंटा आपको कंप्यूटर चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 160 एम्पियर 2 घंटा चलाएगा। तो उसी तरीके से जो यूपीएस होता है ना, जो हम लोग यूपीएस लाते हैं, वो नॉर्मली आधा से 1 घंटा तक आपके सिस्टम को चला लेता है। यानी कि आपके काम में कभी बाधा नहीं पड़ने देता है। यानी जब लाइट कटेगा तो आपका यूपीएस टें 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 बोलेगा, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए उत्तेजित भी करेगा कि जितना जल्द हो सके, जो आप काम करने वाले थे धीरे धीरे, उसको जितना जल्द हो सके फास्ट करके आप इससे निकल लीजिए, काहे कि लाइट कट गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग काम करते हैं उस दौरान लाइट कटता है, तो यूपीएस तो आधा घंटे के लिए तो होल्ड करेगा, आधा घंटा तो आपको काम चलाएगा। लेकिन लाइट कटने के बाद अगर जो हम लोग 15 मिनट काम करते रहते हैं और लगता है कि और 15 मिनट में यूपीएस चलेगा, तब तक कि लाइट ही आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसमें बीच में तो रुकावट नहीं ना आया, उस रुकावट को दूर करने के लिए हम बीच में किसको ला दिए हैं, यूपीएस को ला दिए हैं। ये है क्या चीज़, यूपीएस। तो यूपीएस के ऐसा डिवाइस है जो विद्युत बंद होने या उतराव चढ़ाव कभी फ्लैक्चुएट करता है, तो कंप्यूटर खटखट करके बंद हो जाता है। तो बाहर कितने लड़ाई झगड़ा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन के दौरान, इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी तेज आया कभी सीरीज हो गया, कभी तेज आया कभी सीरीज हो गया, लाइट अप डाउन करते रहते हैं, फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। तो बाहर कितना फ्लैक्चुएशन हो रहा है, उस चीज़ को, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम या उसका प्रभाव कंप्यूटर के स्क्रीन पर नहीं दिखता है या कंप्यूटर के सीपीयू पर नहीं होता है, तो हमारे सिस्टम पर नहीं पड़ना चाहिए। तो नहीं पड़ना चाहिए तो क्या उपाय होना चाहिए, हम लोग यूपीएस ला के लगा देते हैं। यूपीएस लगाने का मतलब ये होता है कि बाहर कितने भी फ्लैक्चुएशन होते रहे, कितना भी लाइट अप डाउन कर रहा है, हमारे सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही हमारा सिस्टम खराब होता है। तो कुल मिला जुला करके यूपीएस का एक ये भी बहुत फ़ायदा है कि लाइट के फ्लैक्चुएशन को भी रोकता है और कहीं ना कहीं से बिजली बंद होने के बाद हमारा काम कोई डिस्टर्ब या कोई उस पर
रुकावट नहीं आती है, जो आधा घंटे के लिए हमारे काम को करने का मौका देता है और जिससे हम अपना काम को कर लेते हैं। अरे यार, रिचार्ज करना भूल गया। नाव यूपीआई से रिचार्ज डन। हाँ और जिसे हम अपना काम को कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है भाई? इंस्ट्रक्शन साइकिल वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है। इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है भाई? इंस्ट्रक्शन माने एक तरीके का सूचना होता है। आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, आप क्या सूचना देना चाहते हो, आप क्या अपनी राय देना चाहते हो। इंस्ट्रक्शन एक प्रकार की राय हो गया, एक प्रकार की सूचना हो गया, है ना। तो यहाँ सुनिएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसे डिकोड करता है और फिर उसे एक्सिक्यूट बोले तो उसको निष्पादन करने का यानी कि उसका पालन करने का काम करता है। मतलब कुल मिला जुला करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इबादत सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर टीचर, जो कि हमारे बिहार जीविका के 10 नंबर दिलाने के लिए सबसे सक्षम और प्रभावी शिक्षक साबित हो रहे हैं। एनीवे अदर क्लास एंड जो भी इबादत सर के बारे में लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कंप्यूटर इस बात को समझ रहा है, उस डेटा को संग्रह कर रहा है, उस डेटा को रख रहा है और रखने के बाद उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसका पालन करता है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल कहीं ना कहीं से। और वो चीज़ें जो हम डालते हैं वो चीज़ें हमारे आउटपुट के रूप में बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 प्रकार के होते हैं भाई। आखिर ये इंस्ट्रक्शन को कैसे लेता है तो थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले फेच की बात करते हैं। तो इस चरण में सीपीयू जो होता है ना वो मेमोरी से अलग निर्देश प्राप्त करता है और उसे प्रोसेसिंग के लिए तैयार करता है। यानी फेच का काम होता है। फेच का मतलब ये होता है कैच कर लेना। फेच का मतलब ये होता है मिल जाना, यानी मिलना। फेच मतलब मिलना, फेच मतलब होता है मिलना। तो जब भी हम लोग कभी मेमोरी डालते हैं ना, मान के चलिए ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है ना। तो इस स्मार्ट बोर्ड में अगर सिस्टम रहेगा मेमोरी डालने वाला तो हम मेमोरी डालेंगे। मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये हमारा स्मार्ट बोर्ड दिखाएगा। तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर कोई तो ऐसा सिस्टम है जो मेमोरी को डालने का ऑप्शन दे रहा है और जैसा ही मेमोरी को डाल रहे हैं तब तक वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई सिस्टम बैठा हुआ है जो हमारे स्मार्ट बोर्ड के आउटपुट स्क्रीन पर दिखा रहा है। उसी तरीके से सीपीयू के अंदर वो जो है ना एक यूएसबी जैक लगा रहता है जहाँ पर यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। इस पोर्ट के अंदर यूएसबी को हम घुसाते हैं और घुसाने के बाद हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें रहता है वो फेच के माध्यम से ये क्या करता है, उस निर्देश को, उस फोटो को, उस वीडियो को प्राप्त करता है। डिकोडिंग की बात करें कि इस चरण में सीपीयू फेच किए गए, मान के चलिए कि अब ये तो फेच कर लिया, ये तो समझ लिया कि इस पेन ड्राइव के अंदर, इस मेमोरी के अंदर मान के चलिए कि फ़ोटो है, वीडियो है और भी तुमने जो कुछ भी चालाकी किया अपनी गर्लफ्रेंड का जो भी फ़ोटो रखा वो सब तो फेच कर लिया। तो फेच किए गए है ना, इस चरण में सीपीयू क्या करता है, फेच किए गए निर्देशों को डिकोड करता है। यानी अब उसको अपना फिर से कोडिंग करता है। फिर से कोडिंग करने को डिकोड करना कहा जाता है तथा ये निर्धारित करता है कि वह निर्देश किस प्रकार का है। वो निर्धारित करता है कौन प्रकार की है ना, और इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, यानी इसको कैसे दिखाना है वो समझता है। मान के चलो कि तुमने डॉक्यूमेंट फाइल को भी रखा है, उसमें तुमने उसमें पीएनजी फाइल को भी रखा है, तुमने उसमें कुछ रिटन मटेरियल के रूप में डॉक फाइल को भी रखा है, कुछ ऐसे ऐसे फोटो रखा है जो पीएनजी में भी है और जेपीजी में भी है ना, और डॉकएक्स में भी है, कुछ पावर पॉइंट के भी है मटेरियल। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि तुम पीडीएफ फाइल बना करके ढेरे सारा रखा है। कुछ ऐसा भी है जो वीडियो को भी डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखा है। कुछ ऐसे हैं जो वीडियो को वीएलसी मीडिया प्लेयर के प्रॉपर्टीज़ बना करके रखा है। कुछ ऐसे हैं जो वीडियो को जीएम करते हो कैमरा से करके रखा है। इन सारे डेटा को प्राप्त करता है कौन, जब इस सारे डेटा को फेच कर लेता है ना, तो फेच करने के बाद वो क्या करता है, सीपीयू के है ना, सीपीयू क्या करता है, उस चीज़ को फेच किए गए है ना निर्देशों को वो डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसको पालन करता है। चल भाई मैंने पालन कर लिया। अब पालन करना देखो एग्जीक्यूट क्या है, इस चरण में सीपीयू द्वारा निर्देश के अनुसार है, सीपीयू के द्वारा निर्देश के अनुसार, यानी सीपीयू जो निर्देश देगा गणना या अन्य कार्य किए जाते हैं। अब मान के चलो सीपीयू कहेगा ठीक है, हमने जब ऐसी बात है तो उसकी गणना करो या फिर जो भी करना है। मान के चलिए यूजर क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर के रखी फाइल को छेड़ना चाहते हैं तो ठीक है छेड़ने दो, छेड़ेगा तो तुम दिखा देना। ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट क्या करता है, कहीं ना कहीं से हम फोटो को छेड़ते हैं और फोटो को बड़ा करके देखते हैं तो फोटो बड़ा करके हम देख पाते हैं। हम वीडियो को चला कर देखना चाहते हैं तो वीडियो हम देख लेते हैं। सर कल हम जीविका का फॉर्म भरे हैं
ब्लॉक लेवल में, उसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं लिया है, समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे फॉर्म सुधार करने का बहुत मौका आएगा, आप लोग टेंशन नहीं लो। अभी तो खुद फॉर्म का डेट बढ़ा दिया। सर जी कंप्यूटर को कंट्रोल सीपीयू करता है, भी कहा जाता है। हाँ अफजल बाबू, ये तो मैंने बताया है आपको, है ना। तो सीपीयू द्वारा निर्देश के अनुसार गणना या कार्य किया जाता है। अब स्टोर की बात करते हैं भाई। इस चरण में एक्सक्यूट किए गए, यानी जब मान के चलो कि जो भी गणना वगैरह जो भी कार्य कर दिए गए, है ना, तो एक्सक्यूट किए गए परिणाम को मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है ना। जो कुछ भी मान के चलो कि निर्देश का पालन किया, फिर उसको मेमोरी में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ देखोगे थोड़ा देर के लिए मान के चलो कि ये कंप्यूटर पोर्ट है और कंप्यूटर के सीपीयू के पिछवाड़े का है ये सीन, है ना, यानी पीछे का, है ना। अपना भोजपुरी भाषा में हमने निकाल दिया अपने शब्द को, बुरा मत मानिएगा। कंप्यूटर पोर्ट यहाँ पर देख सकते हो क्या है, तो कंप्यूटर पोर्ट वह कनेक्शन पॉइंट होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर अन्य डिवाइस से जुड़ता है या डेटा आदान प्रदान करता है। जैसे कंप्यूटर के पीछे की तरफ देखोगे, मानी उसके पिछवाड़े में देखोगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर पावर केबल है, यहाँ पर देख रहा ना, PS/2 माउस है, यानी माउस के लिए है, यहाँ पर माउस लगा लो। यहाँ PS/2 कीबोर्ड है, यहाँ पर कीबोर्ड लगा लो। यहाँ कीबोर्ड के लिए दे दिया है कि लो कीबोर्ड लगा दो। यहाँ माउस के लिए दे दिया है, यहाँ सीरियल पोर्ट के लिए दे दिया है, यहाँ VGA केबल के लगाने के लिए दे दिया, यहाँ ऑडियो पोर्ट दे दिया है ना। यहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट दे दिया है। उसके बाद से यहाँ पर देख रहा ना एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है, यानी कि ये कूलिंग फैन है ना। यहाँ पर इंटरनेट के लिए, इथरनेट के लिए, इंटरनेट के लिए पोर्ट लगा दिया है, पैरेलल पोर्ट लगा दिया है ना। यहाँ पर चाहो तो अलग से भी कोई मान के चलो ड्राइव वगैरह लगा सकते हो, मैंने हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हो। पावर पोर्ट तो हो ही गया, SMPS फैन भी यहाँ पर होता है ना। तो कहीं ना कहीं से बाबू ये चीज़ है आप सभी के बीच मैंने जो ये दिखाने की कोशिश किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर पोर्ट, है ना। तो ये क्या होता है ना कि हम जिसमें जो चाहे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगा करके हम आउटपुट में देख पाते हैं। पोर्ट की सहायता से विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ETC को कंप्यूटर से जोड़ दिए जाते हैं। अभी आप कंप्यूटर के CPU के पिछवाड़े का ये सीन है, हाँ ठीक है। तो चलिए बाबू, कुल मिला जुला करके बिहार जीविका का भर्ती जो आई है, ये इसका अंतिम तिथि 22 अगस्त तक हो गई है। तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कब होगा, डर है तो डर को कैसे भगाना है। अभी तक 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं,